ओके, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने लोड बैलेंसर का चेक किया था, प्रैक्टिकल, दैट वाज नेटवर्क लोड बैलेंसर। एंड उससे पहले हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। एंड सेम गोज़ विथ नेटवर्क लोड बैलेंसर एज वेल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल उसका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो लोड बैलेंसर में एक लास्ट टॉपिक बचता है जो लाइक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, लाइक कैन वी अप्लाई लोड बैलेंसर बिटवीन टू वीपीसी, या फिर कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर याद करो, मैंने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किए थे हम लोग कि वी आर क्रिएटिंग अ लोड बैलेंसर इनटू अ पर्टिकुलर वन वीपीसी। एक वीपीसी में ही बन रहा है हमारा, ठीक है। और जो लोड हमारा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सिंगल एक वीपीसी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि, मतलब दिक्कत नहीं आ रही है, लाइक ये रिक्वायरमेंट है, मींस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि उनके पास एक सर्वर और है बट वो किसी दूसरे वीपीसी में है। वो अभी तक जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर में, वो सेम वीपीसी में हमारे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में या अलग अलग सबनेट में हमारे सर्वर थे और उनके बीच में हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट नाउ आज का जो टॉपिक है, आज का जो रिक्वायरमेंट है या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, दैट इज कैन वी यूज़ टू EC2 इंस्टेंसेस, या कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक बिटवीन टू VPCs यूजिंग द लोड बैलेंसर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसका आंसर है येस, वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। हाउ, वो हम देखेंगे। पहले इसका यूज़ देख लेते हैं कि what is the use, how, like why are we applying load balancer between two VPCs, ठीक है। या हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं हमारे दो अलग अलग सर्वर पे, जो कि एक सर्वर हमारा दूसरे रीजन में है, सॉरी दूसरे वीपीसी में है, और दूसरा सर्वर हमारा किसी थर्ड वीपीसी में है। सो बाय एडिंग टू वीपीसीज टू अ लोड बैलेंसर, ठीक है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स in a different VPC. This helps to improve the availability and scalability of applications, websites and services by ensuring that no single server is overwhelmed with the traffic. सेम वही है, हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। मीन्स कोई कुछ कंपनीज इतनी ज़्यादा वो ख्याल रखती हैं अपने यूज़र्स का ना, या उनका डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज़रा सी भी, मतलब एक मिनी सेकेंड का भी फॉल्ट टॉलरेंस बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे IRCTC पे अगर आपने कभी टिकट बुक किया हो, तो जब पेमेंट मोड पे चला जाता है, ठीक है, पेमेंट वाला पेज जब आता है, तो हम लोग भगवान से यही मनाते हैं कि भाई वो क्या बोलते हैं, पेज पे एरर ना आए, ठीक है। उस समय बस ये रहता है कि भाई अगर एरर आ गया तो पूरा ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया। तो वो कितना क्रिटिकल है, वो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, नॉट हमारे लिए, मीन्स कंपनी के लिए भी, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपका बैंक इन्वॉल्व है, आपका पैसा कट जाएगा, तो आप परेशान होगे, आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो आपके लिए वहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई, गवर्नमेंट भी देखती है, सोचती है यूज़र्स के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब हल्का फुल्का है IRCTC का उनका डोमेन, नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने बना रखा है। लेकिन यूज़र का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम आते किसी प्राइवेट कंपनी का, फॉर एग्जांपल पेटीएम का मैं ले लेता हूँ, ठीक है। पेटीएम हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ या कोई टाटा की आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, उनके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो दो दो वीपीसी में या फिर दूसरे अलग अलग रीजन में या फिर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में वो सर्वर क्यों रख रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, कि भाई हम एक तरीके से और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। मान लो हमारे इस वीपीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर कुछ भी XYZ रीजंस की वजह से, ठीक है, हमारा ये वीपीसी करप्ट हो गया, या फिर कुछ आईपी वगैरह हमारी मिसमैच हो गई, तो हमारे पास एक सर्वर एक्स्ट्रा रहेगा जो दूसरे वीपीसी में है, ठीक है, और उसकी CIDR रेंज हमारी दूसरी रहेगी, तो ट्रैफिक हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो एक इसके आज का जो लैब है ना, मींस लैब क्या है, आज का जो टॉपिक है उसमें जो लैब है वो मैं नहीं करूँगा, वो आप लोग को करना है। मैं सिर्फ आप लोग को ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको आता है,
और वो मैंने ऑलरेडी पीछे जितने भी लेक्चर्स या फिर लैब में ऑलरेडी कवर किया है मैंने, और आपको आता है, अच्छी तरीके से आता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अरे कैसे होगा कैसे नहीं, बहुत आसान है। एक एक चीज़ आपने कर रखा है, ठीक है, एक एक चीज़ आपको पता है। तो लैब स्टेप्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसमें जो हम लोड बैलेंसर लेंगे वो दैट विल बी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर इसमें नहीं लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वीपीसी बनाने हैं, क्रिएट टू वीपीसी, ठीक है, एक का नाम रहेगा वीपीसी 1, एक का नाम वीपीसी 2, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। क्रिएट टू सबनेट इन वीपीसी 1, ठीक है, जो वीपीसी 1 आप बनाओगे वहाँ पे आपको दो सबनेट बनाने हैं, ओके, और जो आपका वीपीसी 2 रहेगा उसमें एक सबनेट आपका रहेगा, और जो वीपीसी 1 रहेगा वो आपका प्राइमरी सबनेट रहेगा, इसी पे आपको लोड बैलेंसर वगैरह चलाना है। और जो ये VPC 2 है ये आपका सेकेंडरी सर्वर है, जिसमें जो एक्स्ट्रा आप सर्वर को ऐड करोगे अपने लोड बैलेंसर के साथ, ठीक है, दूसरे VPC का, ये वो VPC है। तो ये भी आपने कर रखा है, कई बार आपने कर रखा है VPC के लैब में, ठीक है, ये भी आपको पता है। क्रिएट इंटरनेट गेटवे फॉर VPC 1 एंड VPC 2, दोनों के लिए अलग अलग इंटरनेट गेटवे आपको बनाने हैं, ये भी आपको आता है। रूट टेबल में एंट्री करनी है फॉर इंटरनेट गेटवे, ये भी आपको पता है, 0 0 करके एंट्री डालते हैं, ओके। पेयरिंग कनेक्शन भी आपने कर रखा है, तो हमें पेयरिंग कनेक्शन करना पड़ेगा बिटवीन टू VPCs, VPC 1 एंड VPC 2 में, ओके। तो उसमें हम नॉर्मली जो क्या बोलते हैं, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे जाते थे, ठीक है, वो करना है हमें, एंड एक्सेप्ट करना है, सेंडर और रिसीवर दोनों का ऑप्शन आएगा, वो एक्सेप्ट करना है, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। आप पहले ट्राई करना इसको करने की, अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो ही आप पुरानी वीडियोज़ पे जाना देखने के लिए, ठीक है, पहले अपने दिमाग से इसको करना अच्छे से। इसके बाद फिर एक आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, जैसे आपका पीयरिंग कनेक्शन हो जाए ना। और हाँ, पीयरिंग कनेक्शन के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम लोग मिस कर देते थे कि रूट टेबल में एंट्री हमें डालनी है दोनों VPCs के, ठीक है। रूट टेबल में हमें जो प्राइमरी IP एड्रेस इसकी रहेगी, फॉर एग्जांपल हम इसका लेंगे 10.10 सीरीज़ लेंगे, 10.0, ठीक है, 0.0/16, और इसका आप मान लो लेते हो 192.168.0.0/16, तो इसके में आपको 192 डालना है, ठीक है, और ये रूट टेबल में एंट्री डालनी है, और 192 वाले में 10 डॉट सीरीज़ वाली IP आपको रूट टेबल में एंट्री करनी है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कई बार। एंड उसके बाद फिर आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना होगा, सिक्योरिटी ग्रुप का आप नाम रख देना अलाउ ऑल, एंड इसमें आपको क्या क्या पोर्ट्स अलाउ करने हैं वो मैं बता देता हूँ। और इस सिक्योरिटी ग्रुप को आप यूज़ करेंगे फॉर योर क्रिएटिंग योर EC2 इंस्टेंसेस एंड योर लोड बैलेंसर, दोनों के साथ आपको करना है, ठीक है। ये आपका अलाउ ऑल का सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट करोगे, ठीक है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और इसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड में कौन कौन सी एंट्री रहेगी, ये सारी एंट्री रहेगी, ये 3 एंट्री आपको रखनी है। SSH नहीं, एक एंट्री और आपको करनी है, दैट विल बी RDP। वेट अ सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ, एक ले लेना आप HTTP, ठीक है, और इसका पोर्ट 80 आपका रहेगा ही रहेगा, ऑल ICMP रहेगा, ऑल ट्रैफिक रहेगा, एंड एक एंट्री आपकी रहेगी RDP की, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रैफिक जो आपका एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन जो भी आप वेबसाइट बनाओगे उसके लिए हो गया। ऑल ICMP आपका पता ही है आपको, ठीक है, ये पिंग के लिए यूज़ होता है। ऑल ट्रैफिक हम कर देंगे, कोई भी ट्रैफिक हमारी लोड बैलेंसर के थ्रू अगर आ जा रही है तो उसके लिए हमने ये कर दिया है, एंड RDP के लिए एक एंट्री हमने ये कर दी है। तो ये 4 ट्रैफिक आप, ये 4 पोर्ट्स आपको अलाउ करने हैं, ठीक है, और बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों में आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सेव रूल्स कर देना, एंड आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बन जाएगा। एंड वाइल क्रिएटिंग द EC2 इंस्टेंस, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों में वो चारों एंट्री रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या काम है, सिक्योरिटी ग्रुप कंप्लीट हो गया,
सर इसके बाद इसमें फिर एस एस एच नहीं लेंगे? SSH लेंगे, मतलब मींस तब लेते हैं जब आपका वो EC2 लाइक लिनक्स मशीन होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये विंडोज़ का वो प्रैक्टिकल करेंगे, विंडोज़ सर्वर बनाएंगे हम, तो इसलिए हम वहाँ पे RDP ले रहे हैं। ओके। जो हम EC2 इंस्टेंस बनाने के बाद MSTSC करते हैं, ये RDP होता है, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। ठीक है, इसका जो पोर्ट होता है वो 443 होता है। एंड जो हम पुट्टी के थ्रू लेते हैं EC2 इंस्टेंसेस का IP के थ्रू, दैट इज़ SSH, कनेक्शन टाइप SSH होता है। SSH का पोर्ट क्या होता है? 22 ऑलवेज। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो ये लोड बैलेंसर में EC2 इंस्टेंस हम बनाएंगे, दैट ऑल विल बी विंडोज़ बेस, उस पर हमें IAS कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप आपका तैयार हो गया है। एंड उसके बाद फिर आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे इन ईच सबनेट। कितने सबनेट आपने आपके पास हैं? दो और एक। ठीक है, टोटल 3 EC2 इंस्टेंस बनाओगे ईच सबनेट में। अब देखो, दो आपको बनाने पड़ेंगे प्राइमरी VPC के अंदर जब आप क्रिएट करोगे EC2 इंस्टेंस। ठीक है, जब क्रिएट करोगे वहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करोगे तो वहाँ पे एक VPC आपको एडिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको प्राइमरी VPC के अंडर में दो सबनेट दिखेंगे, पहला सर्वर पहले वाले सबनेट में, दूसरा सर्वर दूसरे वाले सबनेट में। फिर तीसरा जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो वहाँ पे VPC2 आपको सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे आपको कितने सर्वर बनाने हैं? एक सर्वर बनाना है। ठीक है, VPC2 में एक सर्वर रहेंगे और VPC1 में दो सर्वर आपको क्रिएट करने हैं। इसको अच्छे से लिख लेना थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आप लोग को ना माइंड फुल गेम खेलना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से आपको चलना है, बीइंग लाइक कि आप काम कर रहे हो कंपनी में, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका EC2 इंस्टेंस आपने बना लिया है, क्रिएट EC2 इंस्टेंस इन ई सबनेट एंड इंस्टॉल, ये आपको पता ही है IAS कैसे इंस्टॉल करना है, वेब पेज में क्या आपको देना है वो भी आपको पता है। ठीक है, तीनों आपका हो गया। उसके बाद फिर आओगे आप, लोड बैलेंसर की बारी आती है सबसे, उसके पहले क्या आएगी बारी? टारगेट ग्रुप की। तो ये मैं थोड़ा सा करके बता दे रहा हूँ आपको, इसमें क्या करना है, पहले आप थोड़ा सा इसको देख लो क्या है रिक्वायरमेंट। क्रिएट टारगेट ग्रुप एंड चूज टारगेट टाइप एज IP एड्रेस। इस बार आपको IP एड्रेस सेलेक्ट करना है। इससे पहले जो हम लेते थे वो इंस्टेंस लेते थे। IP एड्रेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारा दो VPC का हमें इंस्टेंस इसमें ऐड करने हैं, इसलिए हम IP एड्रेस ले रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगा अभी उसमें करके। ठीक है, एंड IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड करने का, ऐड IP एड्रेस ऑफ ऑल 3 सर्वर्स यू हैव क्रिएटेड। और वो IP क्या रहेगी? प्राइवेट IP। जो तीनों सर्वर आप क्रिएट करोगे ना EC2 इंस्टेंस, उनकी IP आप नोट कर लेना एक नोट पैड पे। दो की IP रहेगी 10 सीरीज़ और एक की IP रहेगी 192 सीरीज़। तीनों IP आपने ऐड कर ली, और वो आपको टारगेट ग्रुप जब बनाओगे तो वहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे? आप जाना EC2 डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आना टारगेट ग्रुप्स में। रुको मैं रीजन चेंज कर लूँ पहले। टारगेट ग्रुप में आना आप, ठीक है, क्रिएट टारगेट ग्रुप्स में जाना। यहाँ पे चूज़ टारगेट टाइप में आपको क्या लेना है? IP एड्रेस लेना है। ठीक है, एंड ये रहेगा आपका LB, LB VPC1 टू VPC2। प्रोटोकॉल आपका 80 रहेगा, IP आपका सेम रहेगा। ठीक है, एंड इसमें आपको कौन सा VPC लेना है? यहाँ पे जो आपकी प्राइमरी VPC है, VPC1, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो VPC दिखेंगे, तो आपको VPC1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करो, हेल्थ चेक वगैरह कुछ करना नहीं है आपको। एंड एक मिनट, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये सब ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्लिक करना है आपको, एंड नेटवर्क चूज़ करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगेन वही प्राइमरी VPC चूज़ करनी है जो VPC1 आपने क्रिएट कर रखी है। अब यहाँ पे देखो, स्पेसिफाई IPs एंड डिफाइन पोर्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो VPC1 के सर्वर है ना, उनकी IP यहाँ पे डालनी है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल
10 उसका आईपी है 10.31.0.23। तो आप इसको हो गया, ऐड कर दो। फिर दूसरी आईपी क्या है, 44 है उसकी। और प्राइवेट आईपी लेनी है आपको, पब्लिक आईपी मत ले लेना गलती से, वो होगा नहीं ऐड, ठीक है। तो ये दो आपकी हो गई आईपी ऐड, मीन्स आपकी 10 डॉट सीरीज़ वाली आईपी हो गई ऐड इसमें, ठीक है। अब इसको पहले आपको ऐड करना है टारगेट में, इंक्लूड एज अ पेंडिंग बिलो, ये पेंडिंग में हो गए। अब दोबारा ऊपर आना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने 10 सीरीज़ तो कर दिया, लेकिन हमारा वो जो दूसरी वीपीसी का जो हमने नया वीपीसी बनाया था, उसका हम सर्वर कहाँ पे ऐड करेंगे, उस सर्वर को कहाँ ऐड करेंगे? तो उसको भी यहीं से ही ऐड करेंगे। और हमने इसको जो चूज़ आई टारगेट टाइप एज अ आईपी एड्रेस इसीलिए किया था, क्योंकि नेटवर्क में है ना आपको ऑप्शन मिलेगा अदर प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन के थ्रू ही आप किसी दूसरे वीपीसी के इंस्टेंस को अपने में ऐड कर सकते हो, अपने साथ मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करो, क्लिक करो, ठीक है। अदर प्राइवेट आईपी एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लिया, अवेलेबिलिटी जोन ऑल ही आएगा, ऑल ही रखना इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो 192 डॉट सीरीज़ वाली आईपी है वो आपको यहाँ पे डालनी है, 192.168.0 डॉट जो भी 15 या प्राइवेट आईपी उसकी रहेगी वो करोगे, एंड इंक्लूड एज पेंडिंग कर दोगे। तो अब यहाँ पे आपको नीचे टारगेट्स दिख जाएंगे एंड क्रिएट करना है, क्रिएट टारगेट ग्रुप्स, ओके। बस ये आपका हो गया, बाकी आपको पता ही है क्या करना है, इसको छोड़ो इसको, ठीक है। क्रिएट टारगेट ग्रुप, चूज टारगेट टाइप एज आईपी एड्रेस एंड ऐड आईपी एड्रेस फॉर ऑल 3 सर्वर्स यू हैव क्रिएटेड प्राइवेट आईपी, मेक श्योर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एंड वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस में क्रिएट करना है, प्राइमरी वीपीसी के अंडर में क्रिएट करना है, ठीक है, प्राइमरी वीपीसी। एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, वहाँ पे अलाउ ऑल वाला सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड क्रिएट कर देना है लोड बैलेंसर, ओके। एंड थोड़ा वेट करोगे आप 2-4 मिनट। एंड जैसे ही आपका EC2 इंस्टेंस का हेल्थ चेक ग्रीन हो जाता है, पास हो जाता है, हेल्थी आ जाता है, एंड लोड बैलेंसर आपका क्रिएट हो जाता है प्रोविजनल से हटके, तो आप उसका DNS रिकॉर्ड कॉपी करके और उसको वेब ब्राउज़र में पेस्ट करो, तो आपको लोड प्रॉपरली बैलेंस होके दिखेगा तीनों सर्वर पे, ठीक है। वेब पेज पे आप जब बनाना कोड तो वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है, कि सर्वर 1 सर्वर 2, ये मैं कोड दे दूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ये इस लाइन पे सर्वर 1 है, यहाँ पे सर्वर 1 पे ये 1 रहेगा, सर्वर 2 पे इसको 2 कर देना, सर्वर 3 पे इसको 3 कर देना, ठीक है। ये मैं आपको पेस्ट कर दूँगा आज के यूट्यूब वाले उसमें डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है इसमें? कोई कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें करने में प्रैक्टिकल? नहीं आएगी सर, कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप से भी करिए और मज़ा आएगा करने में, ठीक है। जब गलतियाँ होंगी तो और सीखने में अच्छा लगता है, और एक जब गलती होती है ना उसके बाद जब आप सही करते हो उसको ना, तो वो ज़िंदगी भर तक कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यस सर। ये था हमारा लास्ट टॉपिक लोड बैलेंसर में, ठीक है। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है लोड बैलेंसर का, और मैं अभी 1-2 दिन में इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा, एंड इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे कवर करेंगे कल से, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, यू मे आस्क और वी कैन एंड दिस सेशन। सर लिनक्स के लिए अलग से क्लास होगी या यही है बस? मीन्स लिनक्स के लिए क्या? लिनक्स के जो कमांड्स वगैरह सर, ये? नहीं नहीं, वो अलग से होगा, वो अलग अच्छा। से होगा, ठीक है। उसके लिए हम 15-20 दिन की एक क्लास चलाएंगे, मतलब मीन्स कवर करना है हमें पूरा लिनक्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ओके। पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्योंकि सब लोगों को विंडोज़ आता है, और विंडोज़ सबको आता ही है, ठीक है। और आपको AWS नहीं आता था, अब आपको AWS आने लगा है, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो लिनक्स रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक साथ आप 2-2 3-3 चीज़ नहीं सीख पाओगे ना। यस